जब मैं कोचिंग संस्थान में जाया करता था वो पहला 6 महीना, तो मैं साइकिल को करीब 2 किलोमीटर पहले लगा देता था और मैं पैदल जाता था। जो विद्यार्थी को मैं पढ़ाता हूँ, 50 विद्यार्थी का बैच था, वो कम से कम ये न समझे कि ये भी एक खुद स्टूडेंट है। मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना है, तो मैंने फिर से सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। मेरा सिलेक्शन आईडीबीआई बैंक में हुआ एक अधिकारी के रूप में। कुछ अनइथिकल प्रैक्टिस हुआ करते थे उस ब्रांच में, जिसके कारण हमारे झगड़े हो गए। मेरे पास अंधेरा ही अंधेरा था। सभी लोगों ने बोला, दोस्तों ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब है, इसको मत छोड़ो। हमने डिसीजन अपना लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है। मैं भूपेश कुमार आप सभी लोगों का जोस्टॉक के माध्यम से स्वागत करता हूं। मैं मूलतः नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के गुनावा का निवासी हूं। जोस्टॉक के इस मंच पे बुलाने के लिए इन सभी जोस्टॉक के जो हमारे टीममेट्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है कि आज 18,000 से ज़्यादा सफल लोग जो हमारे मार्गदर्शन में, मेरे पूरे करियर प्लानर टीम के मार्गदर्शन में पूरे भारत में सरकारी बैंक और सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, जो सफल हुए हैं, उनके पीछे हमारे सफलता की कहानी क्या है, मैं इस जोस्टॉक के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ तक हमारा पर्सनल सवाल है, हमारे पिताजी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एक इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे और उसके बाद मेरी जो बचपन गुजरी पटना में गुजरी और पटना के ज्ञान निकेतन से मैंने अपनी 10th की कक्षा पूरी की। और 10th क्लासरूम करने के बाद जैसे हर लोगों में होता है कि अब मुझे क्या करना है, तो मैं इंजीनियरिंग सेक्टर में आगे गया। पहली जो असफलता मिली वो मुझे इंजीनियरिंग सेक्टर में मिली, जब मेरा इंजीनियरिंग में किसी भी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मुझे लगा कि अब क्या करना है, तो हमने साथ-साथ उसके बाद हमने जो है अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई को स्टार्ट किया। उसको भी मैंने पूरा किया, फिजिक्स ऑनर्स से एक अच्छे नंबर से पास किया। उस समय ग्रेजुएशन के बाद कोई भी अधिकारी वर्ग का जो एग्ज़ाम का जो मिनिमम उम्र सीमा था वो 21 साल था और मैं 19.5 साल में ग्रेजुएशन कर लिया था। हमारे पास वक्त था, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एमबीए कर लेना चाहिए। उस समय एमबीए जो है वो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन के रूप में नहीं देखा जाता था, खासकर बिहार जैसे प्रांत में जहां सरकारी नौकरी की बहुत होड़ हुआ करती थी। लेकिन लकली और अच्छे पढ़ाई के दौरान मेरा सिलेक्शन उस समय लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हो गया और मैं उस कॉलेज में, नई दिल्ली के उस कॉलेज में लगभग 3 महीने पढ़ाई भी किया। लेकिन अंदर से मन में ये ज़रूर लगता था कि शायद मैं जिस काम के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बना था, जिस चीज़ को एग्ज़ाम पास करना चाहता था, वो मैं नहीं कर पाया। तो 3 महीने के अंदर मैंने वो डिसीज़न लिया और मैं वापस पटना आ गया। निश्चित तौर पे वो मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव सिचुएशन था। आज भी मुझे याद है वो पल, वो दिन जब मैं दिल्ली से अपने पूरे बैग को लेकर पटना आ गया था, मैनेजमेंट की पढ़ाई छोड़ा था। उसके बाद जब मुझे सेकंड धक्का लगा, ग्रेजुएशन के बाद जब मैं मैनेजमेंट कॉलेज छोड़कर मैं जब आ गया, तो मेरे पास अंधेरा ही अंधेरा था। तो मैंने वहाँ पे अपना डिसीजन स्टार्ट किया और मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना है। तो मैंने फिर से सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की और सरकारी नौकरी की तैयारी करते वक्त ही मैं एक रात, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप एक टीचिंग लाइन में कैसे आ गए, मैं उसका जवाब इस मंच से देना चाहता हूँ। मुझे लगा कि मैं शिक्षक बन सकता हूँ और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं वहीं पटना के कुछ 2-3 लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिना माताजी पिताजी को बताए हुए मैं साइकिल से मैं गया और वहाँ के डायरेक्टर से बात किया और मैंने बोला कि मैं रीजनिंग पढ़ाना चाहता हूँ, ऑल्दो मैं भी तैयारी कर रहा था। उसके बाद कुछ कोचिंग वालों ने हमारे कम एज को देखते हुए भी मौका दिया और वहीं से हमारे पढ़ाने का लम्हा शुरू हुआ। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं कोचिंग संस्थान में जाया करता था वो पहला 6 महीना, तो मैं साइकिल को करीब 2 किलोमीटर पहले लगा देता था और मैं पैदल जाता था, जिसके कारण कि जो विद्यार्थी को मैं पढ़ाता हूँ, 50 विद्यार्थी का बैच था उस बैच में, वो कम से कम ये न समझे कि ये भी एक खुद स्टूडेंट है। वहाँ से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई और रीजनिंग के टीचर के रूप में मैं अपने आप को धीरे-धीरे मार्केट में बच्चों के साथ कनेक्ट होता गया। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी लम्हा जो फिर से मेरे साथ असफलता के द्वार पे लाई, वो ये था कि मेरे दिल में जिज्ञासा ज़रूर थी कि मैं सरकारी नौकरी करूं और मेरा सिलेक्शन आईडीबीआई बैंक में हुआ एक अधिकारी के रूप में। लेकिन उस बैंक में मात्र 15 दिन होने के बाद ही उस ब्रांच मैनेजमेंट से
हम कुछ अनइथिकल प्रैक्टिस हुआ करते थे उस ब्रांच में, जिसके कारण हमारे झगड़े हो गए और फलस्वरूप जो कमेटी बनाई गई, उसके बाद उस कमेटी ने मुझे रिकमेंड किया कि आप इस बैंक को छोड़ दीजिए। मैंने बैंक को छोड़ दिया। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह के मेंटल टॉर्चर में रहा होगा। फिर मैं आईसीआईसीआई बैंक के रीजनल मैनेजर से खुद मिला और मैंने बोला कि मैं आईडीबीआई बैंक में सर काम करता था और मेरे साथ ये घटनाएं घटी हैं, मैं आपके समक्ष हूँ, क्या मुझे मौका मिलेगी? उन्होंने अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मुझे डाला और मेरा सिलेक्शन आईसीआईसीआई बैंक में हुआ। लेकिन आईडीबीआई बैंक छोड़ने के बाद आईसीआईसीआई बैंक में जो मैंने ज्वाइन किया, वो 3 महीने का जो सफर था, जो ब्रेक डाउन था, वो बहुत ही बड़ा ब्रेक डाउन था। आप समझ सकते हैं किस तरीके से मैंने अपने आप को वहां पे भी मैनेज किया, बैलेंस किया। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में जाने के बाद हमने लगभग 1.5 साल वहां काम किया और हमारी कॉर्पोरेट की सफलता की कहानी वहीं से लिखी जाने लगी। और मैं लगभग 1.5 से पौने 2 साल आईसीआईसीआई बैंक में काम किया। बेहतरीन काम के लिए मैं जाना जाता था और मैं बताऊं कि उसी समय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो फॉरेन बैंक है, उसके रीजनल हेड राहुल जोहरी आए थे अपने ब्रांच को खोलने। मैं उस समय कस्टमर ऑफिसर था। हमारे ही डेस्क पे आके वो बैठे और एक रिव्यू कर रहे थे कि किस तरीके का ब्रांच का यहाँ का है, क्या क्या है। और वो इतना हमसे इंप्रेस हुए कि उन्होंने डायरेक्ट मुझे ऑफर दिया कि आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पटना में आप खोलिए और ये जो स्टार्टिंग टीम होगी उसके आप कोर टीम मेंबर होंगे। थैंक्स टू हिम और मुझे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में एक असिस्टेंट मैनेजर के रूप में एक बहाली हुई। उसके बाद मैं लगभग पौने 2 साल फॉरेन बैंक के एक्सपीरियंस को लेने के बाद मुझे टाटा ग्रुप के जो जोनल हेड थे वो आए, उन्होंने मुझसे मिला, हमारी पर्सनल इंटरव्यू कही और उसके बाद उन्होंने टाटा एआईजी को, उस समय जो टाटा एआई बना है, उसमें उन्होंने मुझे एक ब्रांच हेड ऑपरेशंस के रूप में बोला कि आप आइए, ये ब्रांच की स्थिति खराब है, आप इसको संभालिए, देखिए। और मैं वहां चला गया। उसके बाद लेकिन मेरे दिल में उस समय भी लम्हा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब को जरूर करना चाहूंगा। और उसी समय जब मैं टाटा एआईजी में था तो केनरा बैंक और आईडीबीआई बैंक, जो पीएसयू के रूप में उस समय तक आ चुका था, वो उन्होंने मैनेजर ग्रेड बी की बहाली निकाली और केनरा बैंक ने सीनियर स्केल 3 मार्केटिंग ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर, सीनियर मैनेजर मार्केटिंग की बहाली निकाली। दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। आईडीबीआई बैंक में मैनेजर ग्रेड बी के रूप में मेरी पोस्टिंग पटना मिली, ठीक उसी ब्रांच में जिस ब्रांच से मुझे 15 दिन पे काम करने के बाद वहां से मुझे कहा गया था कि आप छोड़ सकते हैं। उसी ब्रांच में मैं फिर से ज्वाइन किया और ये मेरे लिए जिंदगी की बहुत बड़ी सीख थी और ये बहुत लोगों के लिए सीख हुई। आईडीबीआई बैंक को मैंने ज्वाइन किया 2 कारण से, क्योंकि आईडीबीआई बैंक में 15 दिन के काम करने के बाद मैं बाहर निकला और फिर से मैं एक मैनेजर ग्रेड बी के रूप में ज्वाइन किया। साथ ही साथ मेरी जो केनरा बैंक की पोस्टिंग थी वो बैंगलोर में हुई थी, इसलिए मैंने पटना को प्रेफर किया। आईडीबीआई बैंक पीएसयू का उस समय था, मैंने उसको ज्वाइन किया। उसके जोनल हेड आए और उन्होंने सभी के सभी स्टाफ के सामने उन्होंने शाबाशी से इस बात को कहा कि एक शख्स ऐसा है जो एक कहानी लिखता है जिसके कारण कितनी भी प्लस और माइनसेस जो है वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस को समझनी पड़ती है। और वहां से मेरी कहानी आईडीबीआई बैंक की शुरू हुई। चाहे मैं प्राइवेट सेक्टर, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर आईसीआईसीआई में काम किया हूं, या मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे एमएनसी में काम किया हूं, या एआईजी और टाटा जैसे लीडिंग जो ग्रुप में मैंने काम किया, उससे जो मेरी स्किल मिली, वो सारी स्किल कॉर्पोरेट्स के लिए काफी फिट हुआ करती थी और जिसके कारण मैं आईडीबीआई बैंक में काफी अच्छा मैं काम किया। लेकिन उस समय मुझे लगा कि अब मेरी जो मनसाएं हैं गवर्नमेंट जॉब की वो पूरी हो चुकी हैं। लगभग 8 साल मैंने बैंकिंग में काम किया। उसके बाद रिलायंस ग्रुप ने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के रूप में बिहार, झारखंड और उड़ीसा करके एक जोन बनाया, जो लोग वो एक जोनल मैनेजर के रूप में, ऑपरेशंस के रूप में देख रहे थे। मार्केट से उन्होंने काफी सर्वे किया और वहां से मुझे उन्होंने पिक कर लिया। वो भी एक तीसरा सबसे बड़ा डिसीजन था मेरी जिंदगी का जो मैंने खुद लिया। ये सारे डिसीजन मेरे सेल्फ मेड है और वो डिसीजन मैंने इसलिए मेरे लिए करा था क्योंकि जिस आईडीबीआई बैंक में मैं काम करता था मैनेजर के रूप में, वहां हमारे परिवार वालों ने, सभी लोगों ने बोला, दोस्तों ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब है, इसको मत छोड़ो, इसमें पेंशन भी मिलेगा, ये छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में मत जाओ। जो लोग एक चपरासी का जॉब नहीं छोड़ते हैं, तुम एक अधिकारी का जॉब छोड़कर क्यों जाना चाहते हो प्राइवेट सेक्टर में? हमने डिसीजन अपना लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है। मुझे स्किल सेट की जरूरत थी, इसलिए मैंने उस रीजनल मैनेजर के प्रोफाइल को एक्सेप्ट किया और विद इन 6 मंथ्स
जोनल हेड के रूप में मेरा प्रमोशन किया और बिहार, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश कोस्टल करके जो जोन था, उस जोन को मैं हेड करने लगा। इसके बाद 2015 में रिलायंस ने मेरा ट्रांसफर कर दिया, तो फिर से मैंने डिसीजन लिया और वो भी एक बहुत कड़ा डिसीजन था कि अब मुझे ये जॉब छोड़कर, अब मैंने सोचा कि अब मुझे करना क्या है। तो चूंकि मैं रीजनिंग का टीचर रहा था और रीजनिंग एक सब्जेक्ट के रूप में प्लान बी के रूप में पढ़ाया करता था, तो मैंने क्विक डिसीजन लिया और पूरी तरीके से अपने कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़कर करियर प्लानर इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया, जिसमें कि आज जीरो लेवल से स्टैब्लिश किया हुआ इंस्टीट्यूट, गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि इससे लगभग 18,000 सफल विद्यार्थी निकले, जो पूरे भारतवर्ष के हर सरकारी बैंक, हर केंद्रीय विभाग, हर केंद्रीय मंत्रालय में फैले हुए हैं। और इतना बड़ा जो चीज निकला, उसका सबसे बड़ा चीज ये आया कि एजुकेशन ही ऐसा टूल था जो एक गरीब को अमीर और एक अमीर को गरीब बना सकता है। ये मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा, साथ ही साथ इतने हजार बच्चे जो पास किए, उनकी जिंदगी में मैंने देखा। बहुत अच्छी बात ये रही कि भाई इस चीज में हम लोग को सफलता कैसे मिलेगी, बिकॉज एजुकेशन भी बहुत टफ लाइन होता है और इस टफ लाइन में, टफेस्ट लाइन में, वन ऑफ द टफेस्ट लाइन इन द इंडस्ट्री है, उस लाइन में ट्रस्ट वर्दी होना। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने डीएनए पे काम किया। हमने बच्चों को डीएनए से पढ़ाई की बात कही, जिसमें एंटरप्रेन्योर माइंडसेट था, रेस्पेक्ट था, प्राइड था, पैशन था, ओनरशिप था, कमिटमेंट था, जिसकी वजह से बच्चे आम से खास होने लगे। एक सफल ट्रेनिंग डेवलपमेंट के साथ निराश हताश होकर करियर प्लानर संगठन में आते थे और एक निश्चित प्रोसेस से निश्चित टाइम में वो आगे की ओर बढ़ जाते थे। तो ये मैं टिप्स के रूप में बच्चों को यही देना चाहता हूं, जो बैंकिंग एसएससी की तैयारी करते हैं, जो पूरे भारत में लगभग 35 लाख स्टूडेंट हैं, वो ये है कि आपको यदि सफलता पानी है तो आप 5 चीज पर ध्यान रखें। पहला, रेगुलर क्लासरूम करें, प्लस डाउट क्लियरिंग पर ध्यान दें। दूसरा, आप हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। कहने के लिए 30 लाख विद्यार्थी हैं, लेकिन 28 लाख पढ़ने वाले नहीं होते हैं, सिर्फ 2 लाख पढ़ने वाले हैं। तो आप 28 लाख की ही जनसंख्या पूरे भारत में दिखाई देगी आपको। तो एज ए स्टूडेंट आपको सेल्फिश बनना होगा। तीसरा पॉइंट होगा वो है कि हर एग्जाम मेंस पीटी के होता है साथ साथ, तो आप पहले दिन से मेंस को टारगेट करें, न कि सिर्फ पीटी को टारगेट करें। चौथा है, प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ क्लास होनी चाहिए। कभी भी क्लास इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप कोई मैराथन क्लास कर लें, कोई लगातार क्लास कर लें, कि रूटीन में क्लास करें। और पांचवा है कि आपको जो है पूरा का पूरा फुल सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग जो पाते हैं, बच्चे जब कटा चटा सिलेबस पढ़ते हैं तो अपने आप को प्रॉब्लम में पाते हैं। अंतिम में मैं टिप्स यही देना चाहता हूं कि सफलता किसी को भी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ईमानदारी से जो भी प्रयासरत है, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। किसी भी विद्यार्थी को बैंकिंग, एसएससी या जनरल कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी कंसर्न, क्वेश्चन या डाउट्स हो, करियर काउंसलिंग की जरूरत हो, तो आप इस जो स्टॉक के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप लिखिए, मैं आपसे डायरेक्ट वहां पे बात करूंगा। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जो स्टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।